प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अम्ल, क्षार तथा लवण नामक पाठ का अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। प्रश्न 1 आपके एनसीईआरटी के पुस्तिका में दिया है, वह है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब हम लोग विचार करेंगे कि लिटमस लाल है और नीला हो जाता है, तो क्षार की जो परिभाषा होती है, क्षार की जो पहचान होती है, उसमें हम जाने हैं कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और क्षारों का जो पीएच होता है वह 7 से लेकर 14 के बीच में होता है और क्षार ही लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसमें हम देखेंगे कि पीएच वैल्यू जो है वह 7 से अधिक और 14 से कम क्या है। तो इसमें पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 5 और चौथा दिया है 10। यानी प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर होगा वह डी होगा और इसमें दिया है 10। यानी उस विलयन का पीएच संभवतः 10 होगा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है। ये प्रश्न नंबर 1 था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको देखेंगे। एनसीईआरटी की किताब में प्रश्न संख्या 2, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। फिर से प्रश्न सुनिए। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से, प्रिय छात्रों आपको यह ज्ञात होगा कि अंडे का जो पीसा हुआ कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। यह अंडे के कवच का पिसा हुआ पाउडर कह सकते हैं, पिसा हुआ है। और यह जो है क्या करता है, किसी विलयन से, इससे कोई विलयन क्रिया करता है। अब कौन सा विलयन इससे क्रिया करेगा कि जो एक गैस उत्पन्न होगी जो सफ़ेद कर देती है, चूने के जो पानी को दुधिया कर देता है, इसको आपको जानना है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है और जब यह HCl से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो CaCl2 का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो यही CO2 जो है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यही CO2 चूने के पानी को क्या कर देता है, दुधिया कर देता है। और यह CO2 कब बना है, जब HCl से अंडे का कवच जो है, जो पीसा हुआ है, अभिक्रिया किया है। यानी वह विलयन होगा HCl जो अंडे के कवच से अभिक्रिया किया है। अब जो है इसका आंसर जो होगा, प्रश्न नंबर 2 का आंसर जो होगा वह होगा HCl यानी B, और इसका आंसर होगा HCl, ये दूसरे का। अब हम लोग तीसरे प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से में पूर्णतः उदासीन हो जाता है।
NaOH का 10 ml विलयन लेते हैं और यह विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें, यानी NaOH विलयन की जो मात्रा है वह दुगुनी मात्रा में हो जाती है, तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 3 के आंसर पे हम लोग विचार करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में NaOH का कितना है विलयन, वह है 10 ml, तो इसको उदासीन करने के लिए HCl कितना लग रहा है 8 ml। अब यही विलयन हम 20 ml ले रहे हैं, तो उदासीन जब इसका दुगुना हो गया तो इस विलयन का भी मात्रा क्या होगी, दुगुनी होगी, यानी 16 ml लगेगा। अब इसका आंसर जो होगा प्रश्न नंबर 3 का वह होगा डी, और इसका आंसर होगा 16 ml, यानी NaOH विलयन की मात्रा दोगुनी हुई है तो HCl विलयन की भी मात्रा दोगुनी हो जाएगी। ये प्रश्न नंबर 3 था। अब जो है प्रश्न नंबर 4, ये देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का मतलब है एसिडिटी, यानी हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो इसको उपचारित करने के लिए, इससे निदान पाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है। तो अगर हमारे शरीर में एसिडिटी होती है तो उस कंडीशन में हमको एंट एसिड की आवश्यकता होती है, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, उदासीन कर देती है। तो इसका प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर होगा एंट एसिडी होगा, इसका मतलब सी होगा, सी इसका उत्तर होगा एंट एसिड। ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन 5 है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। ये प्रश्न नंबर 5 में कुछ अभिक्रियाओं को लिखना है और उसके बाद उसको संतुलित करना है। तो प्रश्न नंबर 5 हम लिखेंगे। अब क्वेश्चन 5, अब 5 का पहला क्या है, ए। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, किताब में देख भी लेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, यानी Zn के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होगा, इसको लिखना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब इसको संतुलित करना है तो हम देखेंगे अभिकारकों में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, सल्फर 1 है, उत्पाद में भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, उत्पाद में भी ऑक्सीजन 4 है, और जिंक 1 परमाणु है, उत्पाद में भी जिंक 1 परमाणु है। इसलिए यह जो है संतुलित समीकरण है। बी देखिए, बी क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब हुआ HCl प्लस मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम पट्टी मतलब Mg के साथ ये अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है MgCl2
आप प्लस इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यह अभिक्रिया हो गई। अब हम देखेंगे यह अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो H इधर 1 है, H इधर 2 है, यानी H संतुलित नहीं है, यहाँ 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन परमाणु संतुलित हो गया। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, Mg इधर 1 है, Mg इधर भी 1 ही है। इस तरह से यह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया हो गई। C देखिए क्या कह रहा है। C है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है Al2SO4 का थ्राइज प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ हमको 2 करना पड़ेगा और यहाँ जो है हमको 3 करना पड़ेगा और यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। इस तरह से यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। डी देखिए, प्रश्न नंबर डी जो 5वें का डी है वह क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर डी कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी Fe से अभिक्रिया करता है तो बनाता है FeCl2 प्लस इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसको यहाँ 2 लिख देंगे, यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। तो ये प्रश्न नंबर 5 का आंसर था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 6 क्या है इसको देखेंगे। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप के द्वारा साबित कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है यह। प्रश्न ये कह रहा है कि एल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसको अम्ल की तरह वर्गीकृत नहीं करते। प्यारे बच्चों, अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार आपको पता होगा। जो H+ आयन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। चूँकि ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है और एल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, लेकिन जब इसको हम जल में घोलते हैं तो यह आयनों में विभाजित नहीं होते हैं, H+ आयन हमको प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से इनको हम लोग अम्ल की तरह वर्गीकृत नहीं कर सकते। अगर यह H+ आयन देते या अपने आयनों में विभाजित हो जाते तो इनको हम लोग अम्लों की तरह वर्गीकृत करते, लेकिन ग्लूकोज और एथिल एल्कोहल, ग्लूकोज और एल्कोहल जो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन है लेकिन यह H+ आयन नहीं देते, इस तरह से इनको हम अम्ल की तरह वर्गीकृत नहीं करते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। आश्रित जल में विद्युत चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है। आश्रित जल में विद्युत चालन नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है, इसका कारण आपको बताना है। आश्रित जल शुद्ध जल होता है और इसका जो pH मान होता है 7 होता है। अब जिसका pH मान 7 होगा वह विलयन न तो अम्लीय होगा और न तो क्षारीय होगा, उदासीन विलयन होगा। और उदासीन विलयन में विद्युत चालन नहीं होता है। ये हो गया आश्रित जल की बात। और वर्षा का जो जल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
आदि गैसें घुली होती हैं, कार्बोनिल अम्ल उसमें घुला होता है, सल्फ्यूरस अम्ल उसमें मिला होता है। इनके मिलने से जो वर्षा का जल है उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है, और जब उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा के जल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। अब जब 7 से कम होता है इस तरह से उनकी जो प्रकृति होती है वह अम्लीय हो जाती है और अम्ल में वैद्युत चालन होता है। इस प्रश्न का उत्तर एक बार और आप लोग सुन लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, आप बताएंगे आश्रित जल शुद्ध जल होता है, इसका पीएच मान 7 होता है, यह उदासीन होता है और उदासीन जल में विद्युत चालन नहीं हो सकता। जबकि वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरस अम्ल आदि मिला होता है, जिससे वर्षा के जल की प्रकृति अम्लीय हो जाती है और अम्ल में सुगमतापूर्वक वैद्युत चालन होता है। अब प्रश्न नंबर 8 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? प्रश्न एक बार और सुन लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? इसका उत्तर आपको बताना है। प्रिय छात्रों, हमको कोई विलयन अम्ल तभी पता चलता है जब उसको हम जल में मिलाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जल जो होता है वह किसी विलयन के अम्लीयता और क्षारकता को बताता है। जब हम किसी विलयन को जल में घोलते हैं तभी वह H+ आयन देता है या OH- आयन देता है, जिससे हमको पता चलता है कि वह विलयन अम्ल होगा कि क्षार। तो अगर जल नहीं रहेगा तो हम किसी विलयन के अम्लीयता को नहीं बता सकते। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, 5 विलयनों A, B, C, D तथा E की जब सार्वत्रिक सूचक के साथ जांच की जाती है तो पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। अब आपको बताना है कौन सा विलयन पहला उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है और दुर्बल क्षारीय है। इसको आपको बताना है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो पीएच स्केल है उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। ये 7 है, यह उदासीन के लिए है। उसके बाद 6 होगा, 5, 4, 3, 2 और 1। इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इधर जो है अम्लीयता बढ़ता है और इधर जो है क्षारीय विलयन। ए जो है A, B, C, D और E 5 विलयन है। A का जो पीएच है 4 है, 1 है, फिर 11 है, उसके बाद से 7 है और 9 है। अब आपको बताना है पहला उदासीन विलयन कौन है। तो आप पीएच स्केल में देखेंगे 7 जिस विलयन का पीएच होगा वह उदासीन होगा, और 7 किसका है, डी का, तो डी जो होगा वह उदासीन विलयन होगा। उदासीन हो गया। इसके बाद से
प्रबल क्षारीय कौन है? प्रबल क्षारीय कौन होगा जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक इसमें पीएच मान 11 है, यानी ये होगा प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय यानी सी जो है प्रबल क्षारीय हो गया। इसके बाद से प्रबल क्षारीय के बाद है प्रबल अम्लीय, जिसका पीएच सबसे कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा, यानी ये हो गया प्रबल अम्लीय। इसके बाद से दुर्बल अम्लीय कौन होगा? यानी 7 के पास जिसका पीएच होगा वह दुर्बल अम्ल होगा, यानी 4 जो होगा यह दुर्बल अम्लीय होगा। इसके बाद से एक और बच रहा है, वह है दुर्बल क्षारीय, तो ये हो जाएगा दुर्बल क्षारीय।